Hello, my dear friends. Good morning, all of you, and welcome to Goro IS. This is India's largest institute, and you can watch live classes from best educators. This is Amit here. Today we will discuss about the today's newspaper, The Hindu. Okay, let's start with the news. न्यूज में चलते हैं, थोड़ा सा न्यूज़पेपर को ले आते हैं। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करेंगे हम न्यूज़ को। जैसे आप यहाँ से देख रहे हैं, सबसे पहले देखिए इसमें आज की जो न्यूज़ है, कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। पहले पेज में तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोई भी न्यूज़ इसमें इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए रही हो। इसमें से कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं है, तो इसलिए मैं पहले न्यूज़ को तो मैं छोड़ दूंगा। इसमें बस वही कोविड के है। इसमें जो कल मैंने गंगा के बारे में बताया था, तो उसमें और केस और भी उसमें कुछ बॉडीज़ मिली हैं, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। यूपीएससी के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो आगे हम चलेंगे, आगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसमें। ठीक है, तो आगे जो इंपॉर्टेंट है वो हम आगे पढ़ेंगे इसमें। चलिए देखिए क्या होता है ना कि यूपीएससी में सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट वो नहीं होती कि हम हर चीज़ को पढ़ते जाएं, हर चीज़ को। ये कोविड के केसेस पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा कोविड के केसेस पढ़ें कि कितना आ रहा है कितना जा रहा है, वो ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है यहाँ इनमें इन चीज़ों को लेके कि जो इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम के लिए, जो आपके आ सके। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये न्यूज़ में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये केरला लॉसेस इट्स फायर ब्रांड वुमेन लीडर। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। 102 ईयर की थी और ईयर ओल्ड थी ये महिला, और यहाँ की ये फर्स्ट कैबिनेट रही इसकी, केरला की ये फर्स्ट कैबिनेट मेंबर रही हैं स्टेट की, जिनका नाम था KR गौरी। और ये लैंड रिफॉर्म कह सकते, लैंड रिफॉर्म बिल में भी इन्होंने काफ़ी हद तक वो अपना आवाज़ उठाई थी। इन्होंने लेजेंडरी मार्क्सिस्ट कह सकते हैं मार्क्सिस्ट फायर ब्रांड एंड फॉर्मर मिनिस्टर KR गौरी ये थी, और इन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल में, इनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई है। सी वॉज 120 ईयर ओल्ड एंड कह सकते हैं ये फर्स्ट कैबिनेट मेंबर रही हैं, जो कि आपकी वीमेन, पहली वीमेन और लोन वीमेन मेंबर इन अकेला फर्स्ट कैबिनेट। ठीक है, और इनके इसमें हाल ही में ख़त्म हुई है, तो बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है कि क्या कौन थी, बस नाम जान गए हैं आप कि इसके बारे में। अब कौन सी हॉस्पिटल में भर्ती थी, प्राइवेट हॉस्पिटल में, ये सब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। बट हाँ, इनके बारे में अगर इनकी लाइफ के बारे में है कुछ, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो अगर देखना है तो इसमें आप देख सकते हैं। और ये बाकी तो इनकी सांसों के बारे में सब लिखा हुआ, कब ये ख़त्म हुई, कितने बजे ख़त्म हुई, और कौन सी पार्टी से बिलोंग कर रही थी। तो पार्टी इन्होंने कह सकते हैं कि इसमें जो इनकी फैमिलीज थी, और जो पूरे उसमें जो परिवार थे, उनमें कई सारे पार्टियों में वो पार्टिसिपेट किया, कई सारी पार्टियों से बिलोंग करते थे। तो ये चीज़ें इसमें, और ये इसमें गौरी का जन्म हुआ था 1919 में हुआ था, 1919 में 14 जुलाई 1919 में इनका जन्म हुआ था। और ये सेवंथ डॉटर ऑफ KA रामन की जो सातवीं बेटी थी ये, और पृथ्वी अम्मा इनकी माँ थी। जो कि जगह थी जहाँ पर इनका जन्म हुआ वो थी पट्टानक्कड़ अलापुजा। यहाँ ये जगह है जहाँ पर इनका जन्म हुआ, और ये केरला की जगह। ठीक है, चलिए इतना ही न्यूज़ है इसमें हुआ जो इंपॉर्टेंट थी, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड अगर पूछा जा सकता है PCS में वैसे। और ये तो अगर इसमें आएगा तो लैंड रिफॉर्म बिल के बारे में जोड़ सकते हैं कि अभी लैंड रिफॉर्म से जुड़ी हुई या रिलेटेड कौन सा या लीडर अभी हाल ही में पास्ट अवे हुआ, उनका निधन हुआ है, तो उसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। तो उस चीज़ें के बारे में यहाँ से थोड़ा सा देख सकते हैं। बाकी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट इस वाले पेज में तो नहीं, जो इंपॉर्टेंट है वो आगे मैं बताऊंगा। कि अभी हाल ही में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 123 बिलियन डॉलर की बात की है देने की। और भी चीज़ें जो मैं आपको G7 में मोदी जी ने भाग लेने से मना कर दिया, पार्टिसिपेट करने से। उन्होंने कहा कि मैं इसमें नहीं करूँगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है और कौन सी न्यूज़ है, उस पर चर्चा करते हैं। ठीक, पहली बात तो इस पे आते हैं थोड़ा सा, और इस न्यूज़ के बाद फिर आगे चलेंगे और इसमें क्या क्या कहा गया है। मराठा कोटा
उद्धव ठाकरे ने इसमें राइट्स टू प्रेसिडेंट के लिए इन्होंने लिखते हैं कि हमें मराठा कोटा जो एक रिजर्वेशन होता है उसके लिए इन्होंने एक लेटर लिखा हुआ है। लेटर और टू द गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी फॉर द प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, इसके लिए इन्होंने लिखा है कि इन्होंने कहा है कि, और प्लस इसको रोट प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी इन्होंने मिस्टर ठाकरे ने लिखा है और इन्होंने रिजर्वेशन की बात कही है कि इस चीज़ को आप देखिए और हमें रिजर्वेशन का जो मराठा है उनको रिजर्वेशन चाहिए, रिजर्वेशन देना चाहिए, उनका अधिकार है। इसके बारे में चर्चा किया है कि ये राइट्स है उनका, राइट्स उनसे नहीं ले सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें वर्डिक्ट वाज गिवन टू भगत सिंह कोश्यारी, वी हैव ऑल्सो रिटन द प्राइम मिनिस्टर एंड विल सून बी मीटिंग हिम रिक्वेस्टिंग द सेंटर्स। तो इसमें इन्होंने कहा और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई को इन्होंने कहा कि मराठा रिजर्वेशन है, सेइंग द स्टेट हैज़ नो अथॉरिटी, स्टेट के पास कोई अथॉरिटी नहीं है टू अकॉर्ड द सोशली एंड इकोनॉमी बैकग्राउंड स्टेटस मराठा कम्युनिटी आफ्टर 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो उसके बाद से कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी अथॉरिटी नहीं है जो स्टेट गवर्नमेंट के पास जो कोटे की बात या ऐसा कुछ करती है, तो इसके लिए ऐसा नहीं होना चाहिए और ये मराठा कम्युनिटी के लिए इतनी जल्दी ये सब चीज़ें नहीं। तो इसके बाद फिर यहाँ से बॉम्बे हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इन्होंने ये कहा कि जो 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, 102 संविधान के जो संशोधन है उसके तहत कहें स्टेट्स आर डिन्यूडेड फॉर देयर पावर। यहां से देखो ये चीज 102 में क्या लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल, उन्होंने कहा कि आप एक 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या लिखा हुआ, ऑल द स्टेट्स आर डिनोटेड फॉर their power, authority and jurisdiction to the identify any community that falls in the category of CESEBC। इसकी बात कही इसने। तो सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा कि ये बात कही गई है और इसमें ये नहीं है कि आइडेंटिफाई करें किसी कम्युनिटी को और इसके एंड कह सकते हैं ज्यूरिडिक्शन को, इसमें पावर डिडंट देयर पावर एंड अथॉरिटी एंड ज्यूरिडिक्शन टू आइडेंटिफाई एनी कम्युनिटी। इसके लिए इसने पावर के लिए इनका क्या किया गया, डिनोट किया गया है और ये इसको ये नहीं पावर है कि ये रिजर्वेशन की बात कर सकें, ऐसी चीज़ें। तो उसने सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है और इस पर आगे बात जो आएगी वो देखी जाएगी, ठीक है। इसके बाद आगे न्यूज़ में आएगा और इसके बाद और भी चर्चा चल रही है कि बहुत सारे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि अगर जीएसटी में जो वैक्सीन है उसकी अगर जीएसटी कट कर दी जाए तो ये हमें शायद सस्ती पड़ जाएगी। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अगर देखना चाहें तो इतना थोड़ा सा ये फाइनेंस मिनिस्टर के लिए, फाइनेंस मिनिस्टर ने इसके लिए देखो क्या करते हैं, क्या उन्होंने क्या सोचते हैं इसके बारे में। अभी हाल ही में एक्सपर्ट ने ऐसा कहा है कि थोड़ा बहुत रेट कम हो जाएगा अगर 5% ऑफ वैक्सीन का अगर 12% है और उसमें ड्रग्स में है, इसमें अगर कम कर देते हैं तो वो थोड़ा सा जो 28% एंड 12% जो लग रहा है उसमें जो अगर कम कर देते हैं, हम थोड़ा सा रेट को डिडक्ट कर देते हैं, कट कर देते हैं तो थोड़ा हमें फ़ायदा, वो चीपेस्ट हो जाएगा और सभी के लिए सस्ता पड़ेगा। ये चीज़ कही गई है, ठीक है। इसके बाद ये है आपका, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, पीएम मोदी G7 विजिट कैंसिल ड्यू टू द कोविड-19 क्राइसिस। कोविड-19 क्राइसिस की वजह से, कारण से इन्होंने पीएम मोदी ने G7 विजिट को कैंसिल कर दिया है। इसके लिए इन्होंने कैंसिल करने से कह रहे हैं जो G7 अटेंड होगी वो कैंसिल कर दिया गया है, नेक्स्ट मंथ होने वाली है समिट उसकी G7 की, जिसके लिए इन्होंने मना किया। इसके बाद इन्होंने कहा कि हाल ही में, क्योंकि यहाँ पर जयशंकर जो हमारे मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर है, अभी हाल ही में इसकी G7 की एक मीटिंग हुई थी, मिनिस्ट्रियल मीटिंग, उसमें इन्होंने ये गए थे, वहाँ से अभी हाल ही में कह रहे हैं कि वापस आए हुए हैं। तो इतना ज़रूरी नहीं है कि मेरा वहाँ जाना ज़रूरी है, उस पर जो बात होनी थी वो आई थिंक डिस्कस हो चुका है, चर्चा हो चुकी है, तो मैं इसके वजह से नहीं आ सकता है कोविड की वजह से, और हम यहाँ से नहीं आ पाएंगे, तो इसके लिए उन्होंने मना कर दिया G7 को पार्टिसिपेट करने से इन्होंने, ठीक है। तो ये चर्चा में रहा है और ज़्यादा इसमें कुछ बात नहीं। जब G7 होगा नेक्स्ट मंथ में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम ध्यान देंगे, उसको कवर करेंगे जब नेक्स्ट मंथ का चर्चा में आएगा। देखो एक्ट इन यूनियन NHRC टेल सेंटर स्टेट, यहाँ पर देखो थोड़ा सा इसमें आप देख सकते हैं। तो इसमें ये चीज़ कहा गया है कि अभी आफ्टर इशूइंग द एडवाइजरी एंड नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो हमारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, वो उसमें ये कहा गया है कि गवर्नमेंट मस्ट
प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द पीपल ड्यूरिंग द सेकेंड वेव ऑफ पैंडेमिक में इनके गवर्नमेंट जो राइट है पीपल के लोगों के उनको प्रोटेक्शन देना, उनको सुरक्षा देना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है उसका, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे ट्रीटमेंट में प्राइसेस में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं और उनको हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है, किसी का पैसे नहीं है, बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं और उनको भर्ती नहीं किया जा रहा। तो इसकी वजह से ह्यूमन राइट्स ने, एनएचआरसी ने इसको सेंटर और स्टेट के लिए ये बात कही है। ठीक है, तो एनएचआरसी के बारे में बैकग्राउंड आप पढ़ लेंगे, कब कैसे हुआ और इसके क्या क्या राइट्स होते हैं, क्या चीजें करती हैं, तो ये चीजें आप इसमें देख सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट है इसमें वो चीजों को अब चर्चा करेंगे यहाँ पर। देखो, ये तो डीआरडीओ को उस दिन मैंने चर्चा भी किया था इसका, कि डीआरडीओ ने क्या किया है। डीआरडीओ ने अभी जो बना रही है हाल ही में ड्रग्स बना रही है इसके लिए, जो स्टार्ट किया है वैक्सीन से रिलेटेड, तो उसमें इन्होंने काम स्टार्ट कर दिया है और इसमें काफ़ी यूज़फुल उसमें दिखाया जा रहा है कि अप्रूव्ड हो चुका है। ड्रग कंट्रोलर जो DCGI है उन्होंने बताया, और इसके बाद इन्होंने जो कोविड के लिए जो मॉडरेट है, जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन सो फॉर अवेलेबल द ड्रग यूटिलिटी कोविड केयर्स हैज़ नॉट बीन इस्टेब्लिश्ड, एंड इन्होंने कहा कि जो लैक ऑफ पब्लिश डेटा है उसमें बहुत सारा जो ह्यूमन ट्रायल और ये शुरुआत करेगा। इसमें देखा गया कि फेज 3 का ट्रायल स्टार्ट हो गया और हम जल्दी ही इसे मार्केट में ले आएंगे और ये काम कारगर होगी, ऐसा उनका कहना है। तो इसमें आगे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हाँ एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बहुत ज़्यादा, जो एक सऊदी अरब की और दूसरी एक चाइना की। चाइना में इस समय जो बर्थ रेट है बहुत गिर रहा है, बहुत तेज़ी से। वो जो उसमें 1 चाइल्ड पॉलिसी थी, तो उसकी वजह से उसमें देखेंगे ये है सबसे पहले आपके यही चाइना पॉपुलेशन वाला, आप यहाँ से देख सकते हैं इसमें से कि चाइना पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो टू द लोवेस्ट रेट इंडिकेट्स, ये दशक में सबसे कम होने वाला लोवेस्ट रेट होता जा रहा है ग्रोथ की, और ये बहुत तेजी से घट रहा है, जो कि कह सकते हैं 12 मिलियन बेबीज वॉज बोर्न लास्ट ईयर, और जो कि पिछले उसमें देखा जाए 1961 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे कम था, जो कि 12 मिलियन बेबीज सिर्फ हुए हैं लास्ट ईयर से। तो ये इसमें देखा गया। इसमें इसका कारण ये रहा है कि इसमें इतने कम बच्चे और ग्रोथ रेट कम हो जाना, इसका कारण कहीं ना कहीं देखा गया कि अगर 2025 तक देखा जाए तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, इनकी जो ग्रोथ रेट है बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, और ये फिर प्रॉब्लम हो जाएगा इसका वो करना, रिकवर करना। और इसका कारण सिर्फ एक ही है, वो क्या है, नोन एज 1 चाइल्ड पॉलिसी। जो एक बच्चे वाली इनकी पॉलिसी थी कि एक बच्चा पैदा करो, दूसरा करोगे तो नौकरी मिलेगी ना, कुछ आपको कुछ भी नहीं दिया जाएगा, उसका अधिकार भी नहीं मिलेगा, तो वो सारी चीज़ें थी। इसकी वजह से इनका पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से घटी। इसमें कह सकते हैं पॉपुलेशन वॉज चाइनीज पॉपुलेशन अगर 2020 में देखें तो 1.41 बिलियन इंटू 2020। अकॉर्डिंग टू सेंसस अगर देखा जाए तो बाय 72 मिलियन सिंस द लास्ट सेंसस 2010 में देखा जाए तो 72 बिलियन थी, उसमें से इतना बिलियन अभी इसमें ऐसा सेंसस के आधार पर इतना इंक्रीज हुआ है, 72 मिलियन कह सकते हैं इसमें इंक्रीज हुआ है पिछले उससे 2010 से मात्र। और इसके रिकॉर्डिंग कहते हैं 5.38% ग्रोथ इन दिस पीरियड, एवरेज एनुअल ग्रोथ कहेंगे 0.53 था। अगर तब से देखा जाए इस डिकेड्स में तो उसका क्या है 5.3 बिलियन % ओनली ग्रोथ हुई है। अगर मान लो कि 100 था, 100 में से 5.38 सिर्फ बढ़े हुए हैं 10 साल में। अगर एनुअल देखा जाए तो एनुअल तो बहुत कम है, 0.53% ग्रोथ है, ओनली एवरेज ग्रोथ है देखी जाए तो ये बहुत कम है। और इसका कारण सिर्फ जाता है जो कि ये डिकेट्स जो इसमें हो रहा है, डिकेट्स में जो ये ग्रोथ रेट स्लो हुई है उसका कारण है ओनली फॉर 1 चाइल्ड पॉलिसी। तो ये बहुत, इससे अब इसमें कहा जा रहा है कि इसको हटाना चाहिए, और इससे कहीं ना कहीं ये हमें इसके अगर ये नहीं चाहती आगे, क्योंकि इसके बाद भी अगर ये नहीं हटाते तो यहाँ पर जो यंग पॉपुलेशन है वो बहुत कम हो जाएगी, और ये बहुत ज़्यादा दिक्कत। इसमें किसकी बढ़ जाएगी, जनसंख्या जो है वो रिकॉर्डेड कह सकते हैं 60 ओवर द एज ग्रुप ऑफ 60, ये ज़्यादा हो जाएगी। और इसमें जो कह सकते हैं जो पॉपुलेशन है जो 15 to 59 ग्रुप है तो वो 894 बिलियन पर्सन, इसमें सिर्फ इतना रह जाएगा, जो कि डाउन हो रहा है कितने हर साल। ये अभी तक में अगर देखा जाए 2010 से अभी तक में अगर देखा जाए पॉपुलेशन में तो बहुत ज़्यादा कम हुआ है, डाउन बाय 6.79% डाउन हुए इसमें, जो कि ये बहुत ज़्यादा परसेंटेज है। जितना ग्रोथ नहीं हुआ उससे ज़्यादा ये परसेंटेज इसमें डाउन हो गया है।
तो यंग पीपल का कम होता जा रहा है, जो कल के दिन इनके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। तो इसलिए चाइना को अब इसमें क्या आगे इसने क्या बनाती है इसके लिए पॉलिसी, ये 2020 में भी ऐसी न्यूज़ आई थी इसके लिए, तो वो भी इसमें चर्चा में थी। अगर ऐसे चलता रहा ये और ऐसी पॉलिसी अगर नहीं डिक्लाइन का इसका चलता रहा सीन, तो बहुत जल्द इसमें ऐसा होगा कि इसकी जनसंख्या जो है, जो 15 साल से 59 साल के 15 टू 59 एज पॉकेट, ये कह सकते हैं 925 बिलियन इन 2011 में जो थी वो घट के और कम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी वो? 925 मिलियन इन द 2011 में थी, जो कि कह सकते हैं कि अभी कितना डाउन हो चुका है, ये 894 बिलियन हो चुका है, जो कि आप कह सकते हैं 2050 में 2050 में ये कह सकते हैं कि कितना ड्रॉप हो जाएगा, वो ड्रॉप टू 700 मिलियन ड्रॉप होने की संभावना है। तो ये इतना ज़्यादा अगर कम हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है उनके लिए, यंग एज के लिए, या वो एक तरह से रिस्क एंड चैलेंजेस इन डेमोग्राफिक डेवलपमेंट, ये एक चैलेंजेस है इसके लिए, ये एक कह सकते हैं रिस्क है, जो कि पॉपुलेशन ग्रोथ ये बहुत ज़रूरी होती है, और अगर ये इसमें चेंज नहीं करते हैं तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी। आई थिंक इसमें कहा जाए तो इनका जो फॉर द नेक्स्ट स्टेज वी शुड कंटिन्यू टू पे अटेंशन टू चेंजेस इन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड रिस्पॉन्ड एक्टिवली टू रिस्क एंड चैलेंजेस इन डेमोग्राफिक डेवलपमेंट। तो ये होना चाहिए। इसमें अगर ऐसा नहीं करते हैं, इसके बारे में इन्होंने कहा इस चीज़ को कि फॉर नेक्स्ट स्टेज क्या होना चाहिए, नेशनल ब्यूरो ऑफ द स्टेटिक्स, इसने इस चीज़ को कहा कि अगर ऐसा नहीं करती है तो इसके लिए समस्या होने वाली है चाइना के लिए, और चाइना फिर इस चीज़ से ड्रॉप हो जाएगी बहुत ज़्यादा। इसमें अगर 2050 यानी 2050 तक अगर ये ऐसा रहा तो 700 अगर ड्रॉप होता है तो समझ सकते हैं आपकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। तो ये चीज़ इन्होंने कहा है इस चीज़ पे कि इससे ध्यान देना पड़ेगा चाइना को। और इसके बाद जो दूसरी न्यूज़ है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो ये न्यूज़ तो अभी चल रही है, इसको अभी फाइनल न्यूज़ मत मानो। अभी जेरूसलम में अभी कल भी फायरिंग हो रही थी बहुत तेज़ी से, और यहाँ पर जो फिलिस्तीनियों के ऊपर जो इजरायली कर रहे हैं, तो अभी ये रुकी नहीं लड़ाई। जब ये रुक जाएगी तो फिर इसका फाइनल रिजल्ट हम देखेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। तो इसमें अभी चल रहा है, और इसके बारे में पूरी हिस्ट्री में बताऊंगा कि कब ये 6 डेज का, कब ये फिलिस्तीनी वाला एरिया जो है वेस्ट बैंक का, कब इन्होंने कब्जा किया और क्या प्रॉब्लम आई, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो इस चीज़ का, लेकिन इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है आज की न्यूज में, सऊदी अरब जो सऊदी एडेड ओर्थ $123 मिलियन अनाउंस्ड फॉर द पाकिस्तान को, जो कि सामान से रिलेटेड जैसे फूड सिक्योरिटी, हेल्थ, एजुकेशन, इनसे रिलेटेड जो भी उसकी मदद मिलेगी उसकी मदद देने के लिए, सहायता देने के लिए उन्होंने कहा है कि $123 मिलियन मतलब $123 मिलियन देने की मदद करने की बात कही है उसने। ठीक है, तो उसमें कहा गया कि ये दे दिया जाएगा। इसमें कि ये इसलिए कहा गया कि अभी हाल ही इमरान खान ने रियाद में 2 दिन का विजिट किया। इन्होंने विजिट के दौरान उन्होंने कहा कि 118 ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट्स वर्थ ओवर द $1 to $3 मिलियन फॉर द कैश स्ट्रैप्ड पाकिस्तान फॉर इन फूड सिक्योरिटी के लिए, खाद्य सुरक्षा, हेल्थ, एजुकेशन एंड द वाटर during the Prime Minister Imran Khan today's visit according to रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए 2 दिन के विजिट में गए और वहां से $123 मिलियन लेकर आ गए। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है उसके लिए, और सऊदी अरब उसकी हेल्प कर रहा है, करना भी चाहिए। कोविड का दौर चल रहा है, अगर कोई किसी की हेल्प नहीं करेगा, भारत भी कहीं ना कहीं से हेल्प ले रहा है, और ये जरूरी है इसके हेल्प की, और चाहिए थी उसको देना भी चाहिए। भले ही हमारे जो एंटी कंट्री है वो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा दौर चल रहा है कि जिसमें सभी की हेल्प करनी चाहिए, तो यही इसकी बात है, मेन यही है। और इसमें जो OIC देखो, OIC जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन है, तो इसमें इन्होंने इसके सेक्रेटरी से मिले, सेक्रेटरी जनरल ऑफ द कह सकते हैं OIC के डॉक्टर यूसुफ बिन अहमद अल कतेमिन इनसे मिले और डिस्कस किया डेवलपमेंट इस्लामिक वर्ल्ड के बारे में। इन्होंने डिस्कस किया एंड कह सकते हैं सिचुएशन ऑफ मुस्लिम की डिस्कस किया कि वर्ल्ड में सिचुएशन क्या है। और नन OIC कंट्रीज जो है, जिसमें कि जो OIC कंट्री में नहीं आती है, नन मुस्लिम हैं लेकिन वो OIC में नहीं आती हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन में नहीं आती, उनके लिए क्या कदम होने चाहिए और क्या इशूज आ रहे हैं, एजेंडा उसके लिए क्या होना चाहिए, इस पर भी चर्चा की इन्होंने, मीटिंग की। अच्छी बात है, करनी चाहिए। लेकिन OIC जो है, OIC सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है
कह सकते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूएन के बाद। और इस पे लेकिन ओआईसी की एक बात सही नहीं लगी, ओआईसी की ये बात सही नहीं है कि जो चाइना में उइगर के साथ जो अब इसमें बताते हैं कि जो भी इस्लामिक कंट्री है जहां मुस्लिम है उनकी ये वॉइस बनती है, वॉइस ऑफ द मुस्लिम्स, जो कि प्रॉब्लम में है, उनके साथ वायलेशन होता है, उनकी आवाज़ उठाता है। ठीक है, तो ओआईसी क्या है, ओआईसी द वॉइस ऑफ मुस्लिम है, कह सकते हैं कह सकते हैं एक तरह से। तो ये उनके लिए कुछ नहीं कर रही, उनके लिए जो उइगर हैं एक तरह से स्लेव ऑफ द चाइना के उसमें स्लेव हैं, वो नौकर है। और इसके लिए यूके और ऑस्ट्रेलिया बैन कर ही चुकी है इंपोर्ट के लिए कि मैं इंपोर्ट नहीं करेंगे हम इससे, जो कॉटन यहाँ से आता है इससे ज़बरदस्ती उन कॉटन की खेती कराते हैं जिंगयांग में, जिंगयांग सिटी है। लेकिन उसके लिए ओआईसी ने कदम नहीं उठाया। लेकिन इसके बारे में आप देख लेंगे 57 कंट्रीज़ हैं जो इसमें ओआईसी में शामिल हैं और इस पर काम करती हैं। ठीक है, और ये मुस्लिम के लिए काम करती है, मुस्लिम से संबंधित जो भी मैटर आता है उसके लिए सारा मैटर उठाती हैं, उस पर बात करती हैं। तो ये सारी चीज़ बात हुई थी इसकी। ठीक है, तो ये इन्हें इतनी हेल्प मिल रही सऊदी की तरफ से, बहुत बड़ी बात है इनके लिए। ये मुझे आज की न्यूज़ अच्छी लगी थोड़ा सा। और इसके बाद चाइना पॉपुलेशन जो है, ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि वन चाइल्ड पॉलिसी के बारे में आपको पूरी जानकारी। वन चाइल्ड पॉलिसी स्टार्ट हुई थी, कब से स्टार्ट हुई, और ये जब से स्टार्ट हुई थी उसका अगर मैं रेट कहूँ 1961 से स्टार्ट हुई थी ये। और 1961 से के ये चाइल्ड पॉलिसी स्टार्ट हुई, और अभी के आज के डेट में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा लोवेस्ट नंबर है। और इसे वैसे देखा जो फोर्स में आया, वैसे स्टार्ट जो पॉलिसी की गई थी वो जो इनिशियल जो कह सकते हैं सेटअप किया गया था इस पॉलिसी का, तो वो 1958 था। ये फोर्स में आई, ये कह सकते हैं वर्क करना स्टार्ट, रेगुलेट हुई तो 1961 से। और इसके बाद अभी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम में आ चुकी, बहुत ज़्यादा इसमें डाउन हो चुका है। तो ये इसका मेन न्यूज़ थी आज की। और इसके बाद ये न्यूज़ है एक आपकी, जर्मनी हर्ट्स एफवी फ्रॉम द शेयरिंग डाटा। इन्होंने जो जर्मनी ने है, जर्मनी ने क्या किया है कि जर्मनी ने रेगुलेटर स्लैप्ड 3 month बैन ऑन द फेसबुक कलेक्टिंग डाटा, यूजर डाटा फ्रॉम द फेसबुक व्हाट्सअप अकाउंट से जो फेसबुक जो डाटा शेयर करता है। आप मोबाइल जब खोलते हैं ना अपना, तो उसमें लिखते हैं कि फ्रॉम द फेसबुक लिख के आता है व्हाट्सअप जब खोलते हैं, तो व्हाट्सअप का डाटा फेसबुक वाले ले रहे हैं, फेसबुक का डाटा इसमें दोनों को जो शेयर हो रहा है, तो उसने मना किया हुआ कि ये शेयर नहीं होना चाहिए और इसके लिए उन्होंने बैन किया हुआ है। तो ये न्यूज़ है, किसने किया, जर्मनी ने किया हुआ है ऐसे हाल ही में। और ये क्यों किया है, इसका ये है कि हैम्बर्ग कमिश्नर फॉर द डेटा प्रोटेक्शन एंड फ्रीडम इंफॉर्मेशन विद द जुरिडिक्शन ओवर द फेसबुक ब्रांच वेस्ट सिटी सेंड द ऑर्डर द सोशल नेटवर्क। तो इन्होंने ये इस चीज़ का मेन इनका मामला था कि ये जो डेटा शेयर कर रहे हैं इधर से उधर, वो हो सकता है कोई पर्सनल डेटा भी हो और ये आप शेयर कर रहे हैं, तो ये गलत है कहीं ना कहीं। आप व्हाट्सअप में देख लीजिए, बहुत सारी हम चीज़ें करते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, वो चीज़ें गलत है, उस चीज़ पे नहीं होना चाहिए। एंड कह सकते हैं इट विल हैंड द केस ओवर द यूरोपियन डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड एंड इंडिपेंडेंट EU बॉडी दैट इन्फोर्स रूल्स थ्रू आउट द ब्लॉक। तो इसमें इस चीज़ को, इसमें कैसा रेलवे इसके लिए इसने कहा है कि ये प्रोटेक्शन करना चाहिए, इसके लिए जर्मनी ने इससे अच्छा किया है। और इसके पहले भी जर्मनी इस चीज़ से इसके पहले मैं आप बता दूं, एक न्यूज़ और भी थी जो फेसबुक पे बैन लगाया था, जिसने ऑस्ट्रेलिया ने बैन लगाया था। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने तो इसलिए बैन लगाया था कि उसने कहा था कि जो हमारी जो ये शेयर का है उसके लिए कहा था कि आप इसका जो शेयर करते हो, जो हमारी न्यूज़ जाती है, आप फेसबुक पे शेयर करते हो सोशल, उसका पे करिए। तो फेसबुक ने कहा था मैं पे नहीं करूंगा, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ बैन कर दीजिए। ये ऑस्ट्रेलिया की न्यूज़ थी बहुत पहले, ये जनवरी फरवरी के आसपास की, और अभी इन्होंने बैन लगा दिया। ठीक है, इस तरीके से इन्हें बैन हुआ है। और इसमें और मुझे इसमें नहीं लगी जो न्यूज़ इसमें इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए, इंडिया टू शिप 56 लाख टन शुगर AISTA। ठीक है, इंडिया हैज कंट्रैक्टेड टू एक्सपोर्ट 56 लाख टन शुगर सो फॉर इन द ऑन गोइंग 2021 में इन्होंने एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्टेड किया है 56 लाख टन, कह सकते हैं मार्केटिंग सीजन में। और ये किसके द्वारा, ट्रेड बॉडी AISTA, इन्होंने ऐसा बताया इसके बारे में।
और ये चीज़ है इसकी। और इसके बाद इन्होंने कहा है कि शायद आगे जो 2019 और 20 में जो हुआ था ये वो 59 लाख टन हुआ था। इस बार जो हुआ है 2020 और 21 में वो इन्होंने बताया कि 56 लाख टन शुगर का एक्सपोर्ट किया गया है। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट मैंने कहा बता दूं इसको। ठीक है, तो ये हमारी आज की न्यूज़ रही और इसके बाद हम चलेंगे थोड़ा सा बातों को और देखेंगे और भी चीज़ों को समझेंगे यहाँ पर और इनको देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगा। यहाँ पर देख लीजिए आप कि अगर आप गौरव आईएएस में गौरव आईएएस के स्टूडेंट बनते हैं, गौरव आईएएस में एडमिशन लेते हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। आपको व्हाट यू विल गेट हियर, डे लाइव क्लासेस, मेंस टेस्ट, क्वेश्चन टेस्ट, मेंस क्वेश्चंस एंड आंसर प्रैक्टिस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। और इसमें आप डे लाइव क्लासेस में अभी हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, डे लाइव क्लासेस और ऑनलाइन बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। अब बाकी यूट्यूब पर हमारी क्लासेस आ ही रही हैं तो आप देख ही रहे हैं। और डेली 10 AM आप रेडी रहा करिए द हिंदू का न्यूज़पेपर। और रात में अल्टरनेट डे में जैसे कि आज हमारा आएगा इसमें कैसे वो करंट अफेयर्स की क्लास आएगी शाम को, तो दो हर अल्टरनेट डे में करंट अफेयर्स की रात 10 PM पर क्लास होती है हमारी। और प्लस आपके जो बाकी सब्जेक्ट है वो भी टाइम टू टाइम आपको मिलते रहते हैं। और आगे नेक्स्ट वीक से शायद हम इसको लाइव भी कर देंगे, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए इसे। और आप जब बाद हमारे यहाँ क्लास ले रहे होंगे तो आप अपने एजुकेटर से यू कैन चैट विद योर एजुकेटर, एंगेज इन डिस्कशन एंड आस्क योर डाउट्स। एंड जब ये क्लास चल रही हो तब भी आप ये कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि क्लास रोके, क्लास के दौरान आप ड्यूरिंग द क्लास यू कैन चैट एंड यू कैन discussion also. Okay my dear, and if mains test question and answer practice is also available here, and you can प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस आंसर राइटिंग डेली आप बढ़ाएंगे, इसमें इंक्रीज कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं राइटिंग स्किल को। और आपको उसमें कैसे लिखते हैं, कैसे मेंस में लिखना चाहिए पॉइंट टू पॉइंट, आपको पूरी कहानी नहीं लिखनी है, कैसे 150 वर्ड में कैसे आप मैनेज करें और टाइम को कैसे मैनेज करना है वो आपको यहाँ पर सिखाया जाता है। एंड लाइव टेस्ट क्विजेस से आप अपनी जो है प्रीलिम्स की तैयारी भी अच्छी कर सकते हैं, जैसे कि अपनी प्रिपरेशन को इवेलुएट कर सकते हैं और डेली रेगुलर मॉक टेस्ट देकर एंड आपको जो डिटेल मिलेगी वो एनालिसिस मिलेगी। ठीक है, पूरी तरीके से वो एनालाइज करके आपको दिया जाएगा जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, हमारी वेबसाइट पे जो अवेलेबल है वो है आपकी टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, पर्सनल फीडबैक, PDF फाइल्स है और स्टूडेंट के लिए एक स्पेशल सेपरेट सेक्शन भी है जिसमें से आप अपने फीडबैक देख सकते हो। जो अगर टीचर का कुछ अच्छा नहीं लगता, कोई टीचर से प्रॉब्लम आ रही है, देन यू कैन ऑल्सो राइट देयर, वहाँ पर लिख सकते हैं, बता सकते हैं एंड आप वहाँ से आपको फीडबैक मिल जाएगा। आप जो टेस्ट सीरीज दे रहे हैं उसमें आपका परफॉर्मेंस क्या है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएगी। देन आपको यहाँ पर हमारे ऑफलाइन बैचेस, जैसे लॉकडाउन खत्म होता है, गाइडलाइन आती है, हमारी ऑफलाइन बैचेस भी स्टार्ट हो जाती हैं। देन यहाँ पर फेस टू फेस क्लासेस आपको होंगी एंड आपको जो डायरेक्ट क्लासेस फ्रॉम द बेस्ट एजुकेटर से दिलाई जाएंगे एंड आपको यहाँ पर स्पेशल सेशन भी कंडक्ट कराए जाते हैं। कंडक्ट किसके द्वारा? ब्यूरोक्रेट्स एंड फेमस पर्सनालिटीज के द्वारा। ठीक है, हमारे यहाँ जो फैकल्टीज हैं उनके नाम जान लीजिए। AK चौधरी सर जो आपको यहाँ पढ़ाते हैं एथिक्स क्लास लेते हैं, इंडियन सोसाइटी, इंटरनल सिक्योरिटी, सोशल जस्टिस एंड सोशल इशूज ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं सोशोलॉजी का। आप इनसे बैच ले सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में ये देते हैं आपकी क्लासेस। आलोक रंजन सर ये आपको ऑप्शनल इकोनॉमी एंड इंडियन इकोनॉमी का भी कुछ सेक्शन ये सर लेते हैं, तो ऑफलाइन ऑनलाइन इनसे ही बैच यहाँ से परचेज कर सकते हैं। या फिर हमारा एक GS फाउंडेशन 2022 भी लॉन्च हो चुका है, उसके लिए भी ले सकते हैं। और 2021 के लिए भी कुछ टेस्ट सीरीज हम करा रहे हैं, उसके लिए भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, ये मैं हूँ, दिस इज अमित हियर। मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा, आपको ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी करंट अफेयर्स की मेरी शाम को क्लास चलती है ऑनलाइन, वहाँ से आप ले सकते हैं। इसके बाद हमारा अलग से हमारा जो बैच है उसमें भी आप ले सकेंगे। 1 ईयर का पूरा कंप्लीट वहाँ पर कराया जा रहा है। यहाँ तो डेली का डेली चलता है, लेकिन वहाँ पर 1 ईयर का पूरा कंप्लीट है। जो 2021 की तैयारी दे रहे हैं, 2021 की प्रीलिम्स की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो जियोग्राफी है ऑप्शनल और आपका GS दोनों का यहाँ पर जियोग्राफी में लेता हूँ। रामदयाल सर हैं, ये आपको IR पढ़ाते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन, ये आपको लेंगे यहाँ पर। इसके बाद अनिल कुमार सर ये आपको इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट का जनरल स्टडीज़ का लेते हैं क्लास। और यहाँ पर MK मोहित सर जो आपको हिस्ट्री और ऑप्शनल हिस्ट्री की क्लास देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको ये हमारा वीडियो है जो सबसे ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब अलग से कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको टाइम टू टाइम क्लासेस नहीं मिलेंगे। और आपको बेहतरीन क्लासेस, बेहतरीन बेस्ट एजुकेटर से अगर चाहिए तो आपको ये मिल जाएंगे जो कि आपको यहाँ पर दी जा रही हैं। और आप यहाँ सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन बैच
क्लासेस यहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारे नंबर्स हैं, कॉन्टैक्ट नंबर है, एंड यहाँ से कॉन्टैक्ट करिए, यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है जहाँ पर विजिट कर सकते हैं www.gauravIAS.com। यहाँ पर आ जाइए और ये हमारा एड्रेस है ऑफलाइन का, यहाँ पर भी आकर आप विजिट कर सकते हैं ऑफलाइन बेसिस के लिए। तो ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय। फिर मिलते हैं हमसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। कल हम 10 बजे इस टाइम पर मिलेंगे। ओके गाइस।